संकल्प आईएएस कोचिंग के चैनल की तरफ से मैं रघुवर प्रसाद आज ताम्रपाषाण अवस्था का महत्व बताते हुए मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं आज ये वीडियो जो है के माध्यम से ताम्रपाषाण अवस्था के महत्व को खत्म करना चाहता हूं। इसलिए आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा और इसको अपने कॉपी में भी लिखिएगा और याद भी करिएगा। पढ़ाई का मतलब होता है लिखना, पढ़ना और याद करना। अगर 3 क्रियाएं नहीं होगी, लिखना, पढ़ना, याद करना, ये 3 क्रियाएं अगर नहीं होगी तो समझिए आपका शिक्षा की तरफ आप बढ़ नहीं रहे। इसलिए लिखना भी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है और याद करना भी जरूरी है। तो इस जो मैं आप वीडियो बना रहा हूं आज 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल ताम्रपाषाण अवस्था के महत्व का दूसरा बिंदु है। तो यहीं से शुरू कर रहा हूं, तो इसे आप जरूर लिखिए, पढ़िए और याद करिए। तो आइए, ताम्रपाषाण अवस्था के महत्व का ये अगला पॉइंट ये है कि सबसे पहले ताम्रपाषाण काल के लोगों ने ही, किस काल के लोगों ने? ताम्रपाषाण के लोगों ने ही प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए। बड़े बड़े गांव बसा तो किस काल में? ताम्रपाषाण के लोगों ने ही गांव बसाए। इसके पहले बड़े बड़े गांव नहीं थे, छोटा छोटा 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी गांव था। लेकिन ताम्रपाषाण अवस्था में ही या ताम्रपाषाण के लोग ही या ताम्रपाषाण युग के लोग ही प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए। ये महत्व है, इंपॉर्टेंस ही है, इसको जानना जरूरी है। अगर पूछ दे कि बड़े बड़े गांव किस अवस्था में बसाए गए प्रायद्वीपीय भारत में, नवपाषाण या पूर्वपाषाण, मध्यपाषाण और पूर्वपाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण और ताम्रपाषाण, तो आपको अगर याद नहीं होगा तो आप नहीं कर पाइएगा। इसलिए अगर पूर्वपाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण और ताम्रपाषाण दे दे और लिख दे यही कि बड़े बड़े गांव कहां बसाए गए, तो आप ताम्रपाषाण पर ही मारिएगा और नहीं पढ़े रहिएगा तो कहीं मार दीजिएगा। तो उससे कोई श्योरिटी नहीं होती है। श्योरिटी इस पर है कि बड़े बड़े गांव बसाए गए किसमें? ताम्रपाषाण अवस्था में। हम आगे बता रहे हैं कि पश्चिमी भारत में यही लोग, ये लोग पश्चिमी भारत में जौ, गेहूं, मूंग तथा पश्चिमी भारत में, याद रखिएगा, पश्चिमी भारत में जौ, गेहूं, मूंग और दक्षिण और पूर्वी भारत में दक्षिण और पूर्वी भारत में पश्चिमी भारत में जौ, गेहूं, मूंग, याद रखिएगा, जौ, गेहूं, मूंग ये पश्चिमी भारत में, और दक्षिण और पूर्वी भारत में, इधर और इधर पूरब साइड में, तो दक्षिण और पूर्वी भारत में चावल पैदा करते थे। चावल पैदा करते थे था। इनके साथ साथ मांस, मछली भी खाते थे तथा इनके साथ, किनके साथ? चावल के साथ, इनके साथ मांस, मछली भी खाते थे। तो अगर पूछ दे कि जौ, गेहूं, मूंग ताम्रपाषाण अवस्था में भारत के किस पोर्शन में जो है उगाए जाते थे, तो पश्चिमी भारत में। तो जौ, गेहूं, मूंग पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी भारत में चावल, और उस चावल के साथ मांस और मछली खाते थे। आइए आगे चलते हैं। ये महत्व हुआ, किस चीज का महत्व हुआ? आपके जो है
ताम्रपाषाण युग के काल का महत्व हुआ कि सबसे बड़े बड़े गांव जो इन्हीं के अवस्था में बसाए गए, और पश्चिमी भारत में जौ गेहूं मूंग उगाए जाते थे, और पूर्वी भारत में जो है चावल, और दक्षिणी भाग में चावल और उसके साथ मांस मछली भी खाते थे। मध्य प्रदेश में कायथा जो आपको संस्कृति हम बताए थे, तो वह संस्कृति थी कायथा और एरण। कायथा और एरण ये बता चुके हैं, आपको याद रहना चाहिए। मध्य प्रदेश में कायथा और एरण, ये पूछ देगा कि किस क्षेत्र में कायथा और एरण थी संस्कृतियां। एरण पश्चिम महाराष्ट्र में इनाम गांव तथा पश्चिम महाराष्ट्र में इनाम गांव याद रखिएगा। इनाम गांव बड़ा पूछता है। पश्चिम महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद थी। ठीक है। तो मध्य प्रदेश में कायथा और एरण, मध्य प्रदेश में कायथा और एरण, और पश्चिम महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद थी। मध्य प्रदेश में कहा कायथा और एरण ये एरिया था, और पश्चिम महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद थी। जैसे मान लीजिए बस्तियां हैं, तो बस्तियों के किला बंद थी, तो किला के रूप में बस्तियां बनाई गई थी, और इसके चारों तरफ से खाइयां थी। ये खाइयां थी कि कहीं से कोई आए तो खाई को पार करने में टाइम लगे, तब तक लोग सजग हो जाए। इतना बुद्धिमान हो गए थे सब। ठीक है। ये खाइयां थी ये किला के चारों तरफ से, कि कहीं कोई से आक्रमण करता है तो वह आक्रमण से बच सकें, यानी उस समय भय का कंसेप्ट पैदा हो गया था। तो यही बात है। तो आपको जो है कायथा और एरण और पश्चिम महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद थी। इसका दूसरा महत्वपूर्ण बात यह थी कि नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण बात थी कि जो 100 की संस्कार विधियां, जो 100 होते थे मृत ये लाश, 100 की संस्कार विधियां, 100 की संस्कार विधियां भिन्न भिन्न थी। 100 की संस्कार विधियां भिन्न भिन्न थी। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर दक्षिण में, महाराष्ट्र में 100 को उत्तर दक्षिण, महाराष्ट्र में 100 को उत्तर दक्षिण, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम दिशा में दफनाया जाता था। तो अगर पूछ दे कि ताम्रपाषाण अवस्था के महत्व के दृष्टिकोण के देखते हुए यह बताइए कि महाराष्ट्र में 100 को किस दिशा में रखा जाता था, तो उत्तर दक्षिण आप बताइएगा, और दक्षिण भारत में 100 को पूर्व पश्चिम, यानी पश्चिम की तरफ उसका पैर और पूरब की तरफ उसका मतलब सर, और महाराष्ट्र में उत्तर की तरफ उसका जो है 100 उसका सर और दक्षिण की तरफ उसका पैर रखा जाता था।
तो यही उसके 100 के विधि विधान थे। नेक्स्ट, इसलिए ये महत्व है, इसको जानना जरूरी है। क्यों 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 महत्व हुआ कि आज के समय में भी लोग, जो उत्तर भारत के लोग अभी जो है क्या करते हैं, अगर कोई आदमी मरता है तो उसके सर को उत्तर दिशा में रखते हैं और पैर को दक्षिण दिशा में रखते हैं। तो उससे सीखे हैं, इसलिए इसका महत्व हुआ कि नहीं हुआ? किसे सीखे हैं? ताम्रपाषाण के लोगों से सीखे हैं और सीखते हुए चले आ रहे हैं, तो इसका महत्व हुआ। अब पूर्व पश्चिम में तो आज भी चले जाइए आप, तो पूर्व पश्चिम में दक्षिण भारत के लोग उनके 100 को रखते हैं, तो महत्व हुआ कि नहीं हुआ? तो 100 के संस्कार की विधियों को नकल किए, इसलिए किसे नकल किए? ताम्रपाषाण की अवस्था से नकल किए, इसलिए इसका महत्व है। आइए नेक्स्ट चलिए। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण समाधान प्रचलित था। कि दक्षिण भारत में, जबकि पश्चिमी भारत में लगभग जो 100 को पूरा जो है समाधान किया जाता था, उसके पूरे शरीर को, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान का विधान था। तो आप इससे आपको कुछ जानकारी हुई, तो इसके अच्छाई और बुराई इसमें आ गया। तो किसी भी चीज के अच्छाई और बुराई को जानना ही उसकी महत्ता है। तो ताम्रपाषाण अवस्था का महत्व यह हो गया कि पश्चिम भारत में लोग जो है पूरा 100 को मनो दफना देते थे या जला देते थे, और पूर्वी भारत में 100 को आंशिक समाधान का विधान था। तो अगर पूछ दे कि पूरा 4 लाइन में आदमी जब पैदा होता है, बड़ा होने के बाद सामाजिक कार्य करता है, सामाजिक कार्य करने के बाद वह मर जाता है, मरने के बाद उसको संपूर्ण रूप से जला दिया जाता है। यह प्रथा भारत के किस दिशा में थी? यह प्रथा भारत के किस क्षेत्र में थी? ताम्रपाषाण कालीन अवस्था में। तो अब इतना इबारती जब आप देखिएगा सवाल आईएएस में, तो आपका दिमाग खटक जाएगा कि इतना बड़ा पूछा है, इधर कहा हाथ पूछा है, तो यही पढ़े रहिएगा तो आपको आ जाएगा। भाई, ताम्रपाषाण अवस्था में तो संपूर्ण समाधान पश्चिमी भारत में था और प्रचलित था, और जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान का विधान था। तो आपको कहीं कठिनाई नहीं होगी, आपको इतना इजी लगेगा आईएएस का परीक्षा कि आपको खुशी आएगी। इसलिए आइए अब आगे चलते हैं। ताम्रपाषाण संस्कृति मूलतः ग्रामीण संस्कृति थी। तांबा सीमित मात्रा में ही उपलब्ध रहा था। तांबा सीमित मात्रा में उपलब्ध रहा था। ये लोग कौन लोग? ताम्रपाषाण के लोग। ये लोग तांबे में
टीन, टीन, तांबे में टीन को मिश्रित कर, तांबे में टीन को मिश्रित कर कांसा बनाते थे, कांसा बनाते थे। कौन लोग? ताम्र पाषाण के लोग। तांबे में टीना मिलाकर पिघला करके, तांबा को भी पिघलाना सीख गए थे और टीन को भी पिघला दिए और एक में मिला दिए, तो धातु जो बन गई कांसा बन गई। तो तांबे में टीन को मिश्रित कर कांसा बनाते थे, जो तांबे से अधिक मजबूत और उपयोगी होता था। जो तांबे से अधिक महत्व एवं उपयोगी होता था। अब बताइए, ताम्र पाषाण युग का महत्व नहीं है? बिल्कुल महत्व है। ताम्र पाषाण संस्कृति तो मूलतः ग्रामीण थी और ग्रामीण संस्कृति से ही शहरी का जन्म होता है। उस समय तांबा सीमित मात्रा में थी। यहाँ के लोग, ताम्र पाषाण युग के लोग जो थे, वह तांबा और टीने को मिला देते थे, कांसा बनाते थे, और कांसा तांबे से मजबूत होता था और अधिक उपयोगी होता था। इसलिए अगर आईएएस की परीक्षा में पूछ दे कांसा कैसे बनता है, तो लिख, तब उसमें हो जाएगा पत्थर तीन तांबा, पत्थर तीन तांबा। दूसरा हो जाएगा जो है लोहा पत्थर तांबा। तीसरा हो जाएगा तांबा पत्थर, और चौथा हो जाएगा तांबा और टीन। तो आप फंस गए, आप भ्रम में फंस गए कि कांसा कैसे बनता है। तो कांसा कैसे बनता है? तो कांसा एक मिश्रित धातु बनाने के लिए हमेशा याद रखिएगा कि तांबा में जब तक टीन नहीं डाला जाएगा तब तक कांसा नहीं बनेगा। तो कांसा दो धातुओं से मिला करके एक कांसा तैयार होता है, तांबा और टीन। तो इस महत्व है। तो वहां के लोग कितने बढ़िया थे कि जो है ताम्र पाषाण के लोग तांबा और टीन को मिला करके कांसा बनाना जान गए थे। आइए आगे चलते हैं। ताम्र पाषाण के लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। और वे लोग नगरों में नहीं रहते थे, नगरों में नहीं रहते थे, और वे लोग नगरों में नहीं रहते थे। तो ताम्र पाषाण के लोग की महत्ता थी, ये अच्छाई थी, न ये बुराई थी इसके महत्व के क्षेत्र में कि न लिखना जानते थे, पढ़ना जानते थे, और वो लोग नगरों में नहीं रहते थे, गांव में रहते थे। तो इसका ये जो है लिखना पढ़ना नहीं जानना बुराई हो गया, मनोदोष हो गया, और गांव में रहना सीख गए थे, यह गुण हो गया। तो इसलिए ताम्र पाषाण अवस्था का महत्व है कि नहीं है? आइए नेक्स्ट बिंदु, ताम्र पाषाण के महत्व के विषय में नेक्स्ट बिंदु आइए। अधिकांश ताम्र पाषाण संस्कृतियां कालक्रम में सिंधु घाटी
सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की है, के बाद की है। यानी कहने का मतलब यह है अधिक से अधिक ताम्र पाषाण की जो संस्कृति है वह कालक्रम के अनुसार यानी समय के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की है। यह भी इसका एक खूबी हुआ कि बहुत ताम्र पाषाण की बहुत संस्कृति हम आपको बताए थे कि कैथा संस्कृति, हार संस्कृति, मालवा संस्कृति, जोरबे संस्कृति, ये सब संस्कृतियां बताए थे। तो उसमें उन संस्कृतियों में से कुछ पहले की है और मैक्सिमम सिंधु सभ्यता की बात की है। तो ये अच्छाई भी हुआ, ये बुराई इसलिए हुआ कि कालक्रम के अनुसार ये सिंधु के बाद चला जाता है। तो इसके महत्व में लिखेंगे कि यह दोष है, यह दोष है। आइए अब आगे चलते हैं। अब आपको पढ़ना है इसके महत्व के विषय में हमने बता दिया कि निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर ताम्र पाषाण युग का इंपॉर्टेंसी थी, महत्व था। अब हम आपको ले चलते हैं ताम्र निधियां मृदभांड अवस्था। ताम्र ताम्र निधियां अमृतभांड अवस्था और मृद भांड अवस्था। ताम्र निधियां और मृद भांड अवस्था पर कुछ प्रकाश डाला जा रहा है, इसको अपने दिमाग में रखिएगा। पहला है कि 40 से अधिक ताम्र निधियां माने होता है संग्रह, एक तरह से कहिए इकट्ठा। तो तांबे की निधियां, तांबे का खजाना, तांबे का जखीरा, ये निधियां कहा जाता है। तो ताम्र निधियां जिसमें ताम्र उपकरण तांबे के हथियार, ताम्र उपकरण के जखीरे प्राप्त हुई। अब इन जखीरों में, ताम्र निधियों के जखीरे में पहला अंगूठी, दूसरा सेल्ट, तीसरा कुठारी, चौथा खड़ग, पांचवा हारपून, छठवां सूल, सातवां आदमी, जैसी मूर्तियां आदि वस्तुएं तो ताम्र निधियों के विषय में जब आप प्रकाश डालेंगे तो 40 से अधिक ताम्र निधियां इस ताम्र निधियों में, इस जखीरे में ताम्र के उपकरण जैसे अंगूठी, सेल्ट, कुठारी, खड़ग, हारपून, सूल, आदमी जैसी मूर्तियां आदि वस्तुएं हैं। तो आइए इतनी निधियां हैं, निधियों में 40 से अधिक निधियों में ये सब सामान मिलते थे। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं।
कि आगे अब ताम्र निधियों में आगे क्या जो है पाया गया, ये ताम्र निधियां पूरब में बंगाल और उड़ीसा, पूरब में बंगाल और उड़ीसा, पश्चिम में गुजरात और हरियाणा, पश्चिम में गुजरात और हरियाणा, दक्षिण में आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, दक्षिण में आंध्र प्रदेश से लेकर आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक के विशाल भूभाग पर बिखरी पाई गई थी। तो ये ताम्र निधियां, जो ताम्र निधि बता रहे हैं, तो ताम्र निधियों का एरिया क्या था, इसके विषय में भी जानकारी आपको रखना चाहिए। पूर्व में बंगाल उड़ीसा में ताम्र की निधियां थी, पश्चिम में गुजरात और हरियाणा में ताम्र की निधियां थी, और दक्षिण में आंध्र प्रदेश से लेकर के और उत्तर में उत्तर प्रदेश तक के विशाल पूरे भूखंड पर जो तांबे के खान मिले, तांबे के जो है मृदभांड मिले हैं, और उसके और अनेक तरह के उसके उपकरण मिले हैं इतने एरिया में। इसका मतलब यह है ताम्रपाषाण युग अपने चरमोत्कर्ष पर था। अब आइए आगे चलते हैं और क्या होता है भाई ताम्र निधियों में। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया को याद कर लीजिएगा। गुंगेरिया से प्राप्त हुई है, जिसमें 424 तांबे, 424 तांबे के औजार व हथियार तथा 102 चांदी के पत्तल, 102 चांदी के पत्तल, पतली सीट जिसे कहते हैं, पतली सीट। तो याद रखिएगा कि ताम्र निधियों में आप अंगूठी पाए, कुल्हाड़ी पाए, सील्ट पाए, छीनी पाए, ये सब पाए, लेकिन सबसे बड़ी ये जान गए कि पूरब में बंगाल और उड़ीसा, पश्चिम में गुजरात और हरियाणा, और दक्षिण में आंध्र प्रदेश से लेकर के और उत्तर में उत्तर भारत के इस पूरे भूखंड पर ताम्र की निधियां मिली हैं। लेकिन इस निधियों में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश है प्रदेश,
वो मध्य प्रदेश के गुंगेरिया एक जगह है, वो गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इस गुंगेरिया को याद करने की, जो गुंगेरिया कहाँ है, क्यों फेमस है, तो ये गुंगेरिया मध्य प्रदेश में है। यहाँ से 424 तांबे के औजार मिले हैं और हथियार मिले हैं तथा 102 चांदी के पत्थर मिले हैं, 102 चांदी के। तो इसको जानना जरूरी है। ये ताम्र की निधियां हैं। इसे सवाल पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा तांबे की निधियां कहाँ मिली हैं, तो सबसे ज्यादा तांबे की निधियां जो है मध्य प्रदेश के गुंगेरिया शहर से स्थान से मिली है। ठीक है, आगे आइए। जब हम ताम्र निधियों और मृदभांड अवस्था की बात जब समझ लिए और कासे पर चले आए, तो कासा जो है तांबा धन 3, तांबा और टीन को मिलाएंगे तो कासा बनेगा। तो जब तांबा और टीन मिलाने की कला सीख लिए तो कासा जो है अब बनने लगा। तो अब आगे अब आते हैं कि अब दक्षिण भारत में अब और क्या होता है। अब दक्षिण भारत लौह युग। ताम्रपाषाण काल के ही पीरियड में दक्षिण भारत में लोहे का युग प्रारंभ हुआ। तो आइए, दक्षिण भारत में लोहे का प्रयोग, दक्षिण भारत में लोहे का प्रयोग, दक्षिण भारत में लोहे का प्रयोग 1000 BC के आसपास हुआ। समय का यह अनुमान हल्लूर में प्राप्त, हल्लूर एक जगह है, पूछेगा आपको, हल्लूर से प्राप्त वस्तुओं के रेडियो कार्बन, इसको C14 के नाम से जाना जाता है। C14 रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर लगाया गया। अब हम दक्षिण भारत में जब घुसते हैं ताम्रपाषाण युग में, तो ताम्रपाषाण युग में 1000 BC के आते आते दक्षिण भारत में जो है आपका लौह युग का प्रारंभ की छाया दिखाई देने लगती है। तो दक्षिण भारत में लोहे का प्रयोग 1000 BC के आसपास हुआ। समय का यह अनुमान हल्लूर नामक एक स्थान है। हल्लूर के से वस्तुएं जो मिली, उस वस्तुओं को रेडियो कार्बन एक विधि होती है, C14 जिसको कहते हैं, और उस रेडियो कार्बन से परीक्षण किया गया और परीक्षण के बाद उसका विश्लेषण किया गया। उसी विश्लेषण के आधार पर यह लगाया गया कि यह दक्षिण भारत में लोहे का काल 1000 BC से प्रारंभ होता है। अब आगे कल हम आपको ताम्रपाषाण युग खत्म कर देंगे। आज का वीडियो यही हम समाप्त करते हैं, और इसको जरूर पढ़िए और इसे लिखिए और याद करिए
और आगे जानकारी के लिए इसे सब्सक्राइब करिए संकल्प IAS कोचिंग चैनल को। धन्यवाद।